अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई और कशीदगी के हवाले से एक और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का एक और गैर मामूली खत सामने आ गया है। साथ ही कुछ गैर मामूली मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। 2 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके मुल्क की किसी और हाई कोर्ट से सीनियर जज को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर का नाम लिया जा रहा है, जो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर है, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होंगे तो वहाँ सीनियर मोस्ट हो जाएंगे। परसों से इमरान खान भी इस हवाले से खदशे का इजहार कर रहे थे, जबकि कल इस्लामाबाद की मुकला बॉडीज़ ने सख्त रद्द अमल देते हुए इस हवाले से हुकूमत को खबरदार किया था और मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दी थी। और आज खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बाज़ाब्ता खत लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी को अपने खदशात से आगाह कर दिया है। खत की जो कॉपी सामने आई है उसमें 7 जजेस के नाम हैं, लेकिन दस्तखत 5 जजेस के हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम तो मौजूद हैं, लेकिन उनके दस्तखत नहीं हैं। जजेस के खत के मुताबिक हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मीडिया में वसी पैमाने पर रिपोर्ट होने वाली उन खबरों के तनाजुर में आपको खत लिख रहे हैं, जिन पर कई बार एसोसिएशंस ने भी मौक़िफ़ दिया है। इन खबरों के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाना है, फिर इस जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने पर गौर किया जाएगा। और ये इतलात भी सामने आई हैं कि सिंध हाई कोर्ट से एक और जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। खत के मुताबिक एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी जज का तबादला आइन के आर्टिकल 200 के तहत अंजाम दिया जाता है, जिसकी ज़ेली शिक 1 में बयान किया गया है कि सदर मुमलिकत एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर सिर्फ उस सूरत में कि जब सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत कर ली हो। इसलिए जो ट्रांसफ़र रिपोर्ट हो रहा है उस समय ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत कर लेते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां से जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां पर जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उन दोनों से मुशावरत लाजमी है। और मुशावरत का ये अमल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद केस में बयान किया है, वो इस बात का लाजमन मुतकाजी है कि ये मौसर, बामानी और बामकसद और इत्तफाक़ी राय पर मबनी मुशावरत हो और साथ ही किसी भी किस्म की मनमानी या नाइंसाफ़ी से मुताल्लिक शिकायत के लिए कोई मौका ना छोड़े। दर हकीकत अल जिहाद केस में करार दिया गया है कि सदर या इंतज़ामिया की तरफ से तहरीरी तौर पर मजबूत वजूहात की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से मुतल्लिका चीफ जस्टिस की राय कबूल करना होती है। इसलिए हम आप पर जोर देते हैं कि दर्जा झेल वजूहात के तनाजुर में सदर मुमलिकत को ऐसे किसी भी ट्रांसफ़र का मशवरा ना दें। इसके बाद खत में वजूहात बयान की गई हैं, जिसके मुताबिक मौजूदा आइनी स्कीम के तहत पाकिस्तान में यूनिफाइड जुडिशल सिस्टम का कोई तसव्वुर नहीं है। हाई कोर्ट्स आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। जजेस जो किसी खास हाई कोर्ट में तैनात किए जाते हैं वो आइन के आर्टिकल 194 के तहत हल्फ उठाते हैं और ये हल्फ किसी खास सूबे से मुताल्लिक या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से मुताल्लिक होता है। खत के मुताबिक 2010 में आइन में 18वीं तरमीम के बाद और पाकिस्तान में जमहूरी सियासी हुकूमतों के दौरान आइन के आर्टिकल 200 को बरूए कार्ड लाकर आला अदलिया में मुस्तकिल तकर्रियों की कोई नज़ीर मौजूद ही नहीं है। वफाकी निज़ाम के तहत हर अदालत के अलग और खुद मुख्तार होने का तसव्वुर बरकरार है। बताया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से मज़कूरा तबादले का मकसद यह है कि ट्रांसफ़र होने वाले जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए अहल समझा जाए। ये आइन के तहत नहीं हो सकता। तब्दील शुदा जज को नई हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के लिए आइन के आर्टिकल 194 के तहत नए सिरे से हल्फ उठाना होगा। इसी तरह उसकी सीनियरिटी का तयन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के लिए हल्फ की तारीख से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुकी है कि सीनियरिटी का तयन उस तारीख से किया जाता है जब हाई कोर्ट में जज काम करना शुरू करता है। 26वीं तरमीम को मंजूर करते हुए पार्लियामेंट मुजवज़ा आर्टिकल 200 की शिक 1A को कबूल कर सकती थी, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि किसी हाई कोर्ट के जज की सीनियरिटी का शुमार हाई कोर्ट के जज के तौर पर उसके इब्तिदाई तकर्रुर की तारीख से किया जाएगा। ताहम पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया, इसलिए एक तब्दील शुदा जज को नए सिरे से हल्फ उठाने की ज़रूरत होती है। इस तरह के तबादले की सूरत में वो सीनियरिटी लिस्ट में सबसे आखिर में होगा, बावजूद इसके कि वो किसी और हाई कोर्ट में पहले ही खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके नतीजे में तब्दील होने वाले जज के लिए ये सूरत हाल अफसोसनाक होगी, जिससे आपस की रंजिश जन्म लेगी और अदालत का काम मुतासिर हो सकता है। अगर इन रिपोर्ट्स में कोई
कोई सदाकत है कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के तबादले का मकसद ट्रांसफर शुदा जज को चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए अहल समझा जाना है, तो ये आइन के साथ धोखा है। हाई कोर्ट में जजेस की तकरूरी आइन के आर्टिकल 175A के तहत होती है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स जो आइन के आर्टिकल 175A(4) के तहत नए बनाए गए हैं, उनके रूल नंबर 9(1) की वजाहत में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरूरी के लिए नामजदगी उस हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से की जाएगी। एक बार जब आइन के तहत किसी हाई कोर्ट में जजेस का तकर्रुर हो जाता है तो उस हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर ही चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए गौर किया जाना चाहिए। यह आइन के मकसद और 2024 के तकर्रुरी के जवाबित की खिलाफ वर्जी होगी कि अगर किसी जज को दूसरी हाई कोर्ट में सीनियरिटी में नीचे होने के बावजूद एक ट्रांसफर जज के तौर पर मुतारिफ कराया जाता है और उसे उस अदालत में चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर कर दिया जाता है जिसमें उसका तबादला किया गया है। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में इस तरह के तबादलों की इजाजत मुस्तकिल बुनियादों पर खास तौर पर चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के लिए दे दी जाती है, तो ये आइन के तहत अदलिया की आज़ादी के बुनियादी तसव्वुर के लिए नुकसानदेह होगा। इससे एक हाई कोर्ट से जज का इंतखाब करने और उस जज को दूसरी हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस मुतारिफ कराने का मौका मिल जाएगा। एक हाई कोर्ट जिसकी अपनी सीनियरिटी लिस्ट है वो किसी दूसरे जज के जरिए कंट्रोल किए जाने के काबिल हो जाएगी जो उस अदालत के लिए अजनबी था। इसके बड़े पैमाने पर नताइज बरामद होंगे, खासतौर पर इस तनाजुर में कि आइन के तहत अदलिया जजिस को मुनहरिफ करने के लिए तरगीबात दिए जाने को किस नज़र से देखती है। जजिस के खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 200 का इतलाक मुफाद आमा में होना चाहिए, ना कि किसी गैर मुतल्लिका चीज के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असामियों की मौजूदगी को ट्रांसफर की वजह करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी एक्ट 2024 की मंजूरी के बाद हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इसके बाद 2 नई तकरीरियों के बाद हाजिर सर्विस जजेस की कुल तादाद 10 हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसफर लाहौर हाई कोर्ट से होगा जहां 60 जजेस की असामियों के मुकाबले में सिर्फ 35 जजेस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसकी शरह 58% बनती है। जबकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 असामियों पर पहले ही 10 जजेस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि दस्तयाब असामियों में से 83% पुर हो चुकी हैं। इसी तरह यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस मुंतकली की वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं। दर हकीकत अगर ये इल्तवा का सवाल है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में जजिस की ज़रूरत है, ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शाया होने वाली तीसरी 2 साला रिपोर्ट की अदालती अदादुशुमार बताते हैं कि 30 जून 2024 तक लाहौर हाई कोर्ट में 1,97,875 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,993 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का सिर्फ 8.5% हैं। मजमूई तौर पर ऐसा कोई अवामी मुफाद नहीं है जो कि तबादले के जरिए पूरा किया जाएगा। हाई कोर्ट में जज का तकर्रुर आइन के तहत जुडिशल कमीशन का इस्तेहकाक है। हाल ही में कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 खाली नशिस्तों को पुर करने का मौका मिला। कमीशन ने 4 के बजाय सिर्फ 2 असामियां पुर करने का इंतखाब किया, और वो भी उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद पर काफी गौर करने के बाद। आइन के आर्टिकल 200 को इस्तेमाल करते हुए दूसरी असामियों पर तकर्रुर करना जजिस के तकर्रुर के आइनी तौर पर फराहम करदा तरीक़ाकार को शॉर्ट सर्किट करने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए मज़कूरा वजूहात की बिना पर मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जाती है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर से मुशावरत के दौरान ये वाज़ेह तौर पर बयान किया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी जज का ऐसा ट्रांसफ़र आइन की रूह के खिलाफ होगा, अदलिया की आज़ादी के लिए नुकसानदेह और पहले से कायम अदालती उसूलों को पामाल करने के मुतरादिफ होगा। साथ ही ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले जवाज भी होगा और ये एक तबाहकुन नज़ीर कायम करेगा जिसके इंतहाई दूररस मनफी नताइज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने इदारे यानी अदलिया के सरबराहों के सामने बड़े खदशे का इजहार कर दिया है और सदर पाकिस्तान को भी इस खत की कॉपी भिजवा दी है। जबकि इसी दौरान कुछ गैर मामूली मुलाकातों की खबरें भी सामने आई हैं। कल जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ज़राए से खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी से उनके चैम्बर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की मुलाकात हुई, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल थे। कल ही अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की ज़राए से यह खबर भी सामने आई कि वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ की चीफ जस्टिस याया अफरीदी से उनकी चैम्बर में मुलाकात हुई है। जबकि आज अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की खबर के मुताबिक जस्टिस याया अफरीदी से उनके चैम्बर में वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के कल के इजलास के बारे में तबादला ख्याल किया गया। खबर के मुताबिक वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा है कि जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले हमेशा इजलास होता है। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का कल इजलास है। एक तरफ एक और गैर मामूली अदालती तनाज़ा खड़ा होता नजर आ रहा है जिसके असरात मुल्की सियासत पर भी पड़ेंगे और इसी खदशे के पेश नज़र
तहरीक इंसाफ और अदलिया से भी नाउमीदी का इजहार कर रही है, जबकि कुछ हफ्ते पहले तक इस्टेब्लिशमेंट से मायूस होकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार होने वाली तहरीक इंसाफ ने अब खुद ही सियासी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया है। कल वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई ऑफर भी ठुकरा दी है और तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर रही है कि अब वो दोबारा सड़कों पर आकर अवामी जिद्दोजहद का रास्ता अपनाएगी। आम बात यह है कि माजी करीब में तनहा एहतजाजी सियासत और मुजाहिरों से मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ अब एक बड़े अपोजिशन अलायंस की शक्ल में सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रही है, ताकि इस बार एहतजाज नतीजा खेज और मौसर साबित हो सके। वैसे तो तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नामी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, मगर इस बार तहरीक इंसाफ की ज़्यादा उम्मीदें और तवक्कात मौलाना फजलुर रहमान से हैं, जो न सिर्फ ज़्यादा स्ट्रीट पावर रखते हैं बल्कि हुकूमत के खिलाफ धरनों और जलसों का वसी तजर्बा भी रखते हैं। लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के अलायंस का हिस्सा बनते हैं या नहीं। ताहम आज खुद मौलाना फजलुर रहमान ने गुजरावाला में मीडिया से बात करते हुए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात खत्म होने पर कहा कि मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ, मगर पीटीआई ने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को एतमाद भी नहीं लिया। हुकूमत को जो लाए हैं उन्होंने कंधा हटा लिया तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के जरिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। सो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। बाकी मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। चूँकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जो लाए हैं वही चला रहे हैं और जो लाए हैं जिस दिन उन्होंने कंधा उठा लिया उस दिन वो हुकूमत नहीं होगी। मगर तहरीक इंसाफ सियासी मुज़ाकरात छोड़कर दोबारा सड़कों पर आने के लिए तैयारी कर रही है। आज पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि पीटीआई के कारकुन बानी पीटीआई की रिहाई तक मुख्तलिफ रास्ते बंद करेंगे। मुझे इमरान खान ने किसी शादी में ढोल बजाने के लिए सूबाई सदर नहीं बनाया है। मैं गायब हो गया, मेरा राबिता से कट गया। जो भी वजूहात हो आपको मैं आज से बताता हूँ कि शांगला के, कोस्तान के, बटाग्राम के लोग हैं जो वो शारे रेशम बंद करेंगे उस दिन तक जब तक खान न निकलेगा। बाटा के जो लोग हैं जो अफगानिस्तान का रास्ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसी दिन उसको बंद कर देंगे। नौखार और पिशावर के वर्कर्स को आज से ये बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी पकड़े। जिस दिन खान साहब ने हुक्म दिया आप जो ये अटक पुल बंद कर देंगे अपने हुदूद में। मुझे खान ने किसी शादी पे ढोल बजाने के लिए सूबाई सदर नहीं बनाया है। हमारे साथ मौजूद है मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बैरिस्टर अकील मलिक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत लिखा है। पहले इतलात आ रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट से सीनियरिटी में 15वें नंबर पर मौजूद जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने, तो फिर सीनियर तरीन होने की वजह से उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इमरान खान इस पर ज़ाहिर तशवीश का इज़हार कर रहे थे। इस्लामाबाद की जो बार हैं उन्होंने एहतजाज किया, मगर अब जजिस ने खत लिख दिया है 5 जजिस ने और बाकायदा तौर पर कानूनी मामला सामने रख दिए हैं। क्या हुकूमत सोच रही है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि आर्टिकल 200 जो आईन पाकिस्तान का है या आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान का, ये प्रोगेटिव और ये पावर जो है ये प्रेसिडेंट की पावर है और उसमें जब आइन में दर्ज है तो उसमें ना मैं मुनहरिफ हो सकता हूँ, ना आप हो सकते हैं, ना कोई और हो सकता है। बिल्कुल एक ख़त मंजर आम पे आया है और ख़त के बारे में जो उसका मतन है वो यही है कि पहले कंसल्टेशन प्रोसेस होना है और वो तमाम तर मामला है। ये पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं और इसमें कंसल्टेशन उन्होंने मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान से करनी है। जिस कोर्ट में अगर लाना है उन्होंने एक जज साहब को दूसरे कोर्ट से, और जिस कोर्ट से लाएंगे उस कोर्ट के भी चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने मशावरत करनी है। तो ये कंसल्टेशन एक प्रोसेस है और ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है। बामाने, और इसमें बताया गया है खत में कि मौसर बामाने बामकसद और इत्तफाक राय पर मबनी हो, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद केस में बयान कर दिया है। अगर यानी कंसेंसस होना लाजमी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुशावरत कर ली, कंसेंसस नहीं डेवलप किया और ये हो गया। तो जो जिस हाई कोर्ट से जज आ रहे हैं, जिस हाई कोर्ट में जा रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सबसे मुशावरत करनी पड़ेगी। बामाने देखिए, कंसेंसस की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे मशावरत का है, कंसल्टेशन के ऊपर है। और वो कंसेंट जो जज साहब जिनको अगर लाया जाएगा या लाने का कोई इरादा रखा जाता है किसी भी अदालत से, चारों सूबों में जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें से कोई भी जज साहब ट्रांसफर होके आ सकता है। दिस इज नॉट अ फ्रेश अपॉइंटमेंट। ये एक देखने की जरूरत भी है कि खत में तो फ्रेश अपॉइंटमेंट के हवाले से बातें की गई हैं कि ये शायद कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट है। तकर्री या तबादले में या जो ट्रांसफ़र है उसमें बड़ा एक डिफरेंस है, उसको अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है कि ये ट्रांसफ़र जो है ये कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होती जिसके लिए एक नया ओथ लेने की ज़रूरत है। और वो जज साहब जो ट्रांसफ़र होंगे या वो जज साहिबान जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं उनका कंसेंट होना ज़रूरी है। और ये कोई परमानेंट बेसिस पे कंसेंट ये ट्रांसफ़र नहीं है।
ये भी एक शायद ऐसी चीज सामने आ रही है, खत में शायद समझा जा रहा है कि कोई परमानेंट बेसिस पे होगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जब एलिवेशन होती है उसमें ओथ जरूर होता है खानजादा साहब, और इसी तरह जब हाई कोर्ट का जज तैनात होता है तो उसमें जरूर होता है, लेकिन जब ट्रांसफर होता है तो उसमें ओथ की भी जरूरत नहीं होती। और इसी तरह सिर्फ और सिर्फ जब उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो तो देन ऑब्वियसली देन अब जजिस का इस हवाले से मौका अलग है, वो कह रहे हैं कि नया ओथ होगा तो सीनियरिटी में वो सबसे जूनियर हो जाएंगे, मगर आप एक अलग राय दे रहे हैं। बट फिर जरूरत क्या है? ये अदालती निज़ाम को खराब नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि इस वक्त जो असामियां हैं 58% असामियां सिर्फ और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में पुर हुई हैं, 83% असामियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुर हो चुकी हैं इस खत के मुताबिक। और अभी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, 4 असामियां थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मगर उन्होंने सिर्फ 2 अप्रूव की। तो लाहौर हाई कोर्ट, जहां पे जजेस भी पहले ही कम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर पेंडेंसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा है ज़ेर इल्तवा मुकदमात की, तो वहां से क्यों जज लाना है सिवाय इसके कि आप हाई कोर्ट को मैनेज करना चाहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिससे अदलिया पर बहुत ही मनफी असरात पड़ेंगे? शाहजेब साहब, ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। ये इसमें आपके पास माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। सरदार असलम साहब थे, वो इस सर्विंग जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको ट्रांसफर करके लाया गया। और सबसे रेलेवेंट मिसाल जो है जस्टिस बिलाल खान साहब की है, उनको भी वहीं से ट्रांसफर करके लाया गया था। एंड देन ऑब्वियसली तमाम तर मामला था कि ये पीसीओ के तहत बनी है कोर्ट एंड सो फोर्थ। उसके बाद इकबाल हमीद रहमान साहब जो थे वो पहले चीफ जस्टिस आए थे जब 2011 का टाइम था। 18वीं तरमीम से पहले तो उनकी कंसेंट भी जजेस की जरूरत नहीं थी। 18वीं तरमीम के बाद जो है कंसेंट उनका मैंडेटरी कर दिया गया। ये कतन कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरह जो मंसूब हुकूमत के साथ की जा रही है। हुकूमत की इंटेंशन क्लियर है, हुकूमत की जो नीयत है वो साफ है, और इसमें बिल्कुल 2 अपॉइंटमेंट्स हुई। इसी तरह जो जुडिशल मसला ये है कि आपने जो 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, इंटेंशन वाकई हुकूमत की क्लियर नजर आ रही है, मगर साफ बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि एक जज साहब को आप लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वाज़ेह है कि 6 जजेस पहले खत लिख चुके हैं कि उनके साथ क्या हो रहा था और उस खत का क्या हुआ सबको पता है। जस्टिस आमिर फारूक पर पहले ही इमरान खान साहब पीटीआई बहुत ज्यादा एतराज उठा चुके हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना हो, पहले ही जजेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको इख्तिलाफ हो, तो इंटेंशन वाकई वाज़ेह है, साफ नहीं नजर आ रही है कि आप 15वीं सीनियरिटी का जज लेकर आए लाहौर हाई कोर्ट से, उसको टॉप पर ले जाएं। तो इसमें और क्या इंटेंशन हो सकती है, जबकि पेंडेंसी भी वहां ज्यादा, दीगर मामलात भी वहां खराब? देखिए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हवाले से है, और चारों सूबों के जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक बराबर हैं। उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि किसी को एक पे फौकियत हासिल है और दूसरे को नहीं है। तो ये तमाम तर मामला इस हवाले से कि क्या 30वें नंबर का जज भी अगर आ जाए जो कंसिडर होके आएगा, शायद वो सिंध हाई कोर्ट से हो, पेशावर से हो, बलूचिस्तान से हो या लाहौर हाई कोर्ट से हो, तो उसमें भी कम से कम ये देखने की जरूरत है कि जब उसने सर्विस ज्वाइन की तो क्या जब उनको अगर ट्रांसफर, जो कि आईन पाकिस्तान प्रोवाइड करता है आपको ट्रांसफर के लिए आर्टिकल 200, तो ट्रांसफर करके क्या उनको नए सिरे से बिल्कुल जो ऑलरेडी जजेस हैं उस हाई कोर्ट में क्या उनके नीचे लगा दिया जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वो इक्वल है उस सर्विस में। क्राइसिस तो आएगा ना अगर अल जिहाद केस के मुताबिक मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं होती, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट का कोई जज मना करे, उसके बावजूद अगर तैनाती कर दी जाए, तो ये क्राइसिस तो आएगा, ये चैलेंज होगा मामला कि ये तैनाती ठीक हुई है नहीं हुई है। फिर वो जो जूनियर जज आके जो मुतल्लिका जो लाहौर हाई कोर्ट में अगर जूनियर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन होकर चीफ जस्टिस लग जाते हैं, वो दीगर जजेस के साथ कैसे काम करेंगे? ये तो पूरा का पूरा एक क्राइसिस क्रिएट करने वाली बात है। नहीं शाहजेब साहब, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैं इसकी आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस, और इसकी वजह यह है कि माजी में भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना तो ये मिसालें मैंने जिस तरह आपको रेफर की, मिसालें मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ के जजेस ने यहाँ पे काम किया और यहाँ के चीफ जस्टिस भी बने, और इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। जब आपका आइन प्रोवाइड करता है और उसको सपोर्ट करता है और उसको उसकी इजाजत देता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मावराए आइन या मावराए कानून या हम एज पॉलिटिशियंस या एज लेजिस्लेचर, जब आप मिसालें, जो मिसालें आप बता रहे हैं, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट नई बनी थी, वो नई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी थी और वो ट्रांसफर हुए थे। अब ऐसा क्या मसला है सिवाय इस बात के कि एक चीफ जस्टिस जा रहे हैं, बाकी चीफ जस्टिस खत लिख चुके हैं, उनसे इख्तिलाफात हैं, और मामला ऐसा है कि आपको बाहर से लाना पड़ रहा है ताकि सीनियरिटी में वो ऊपर आ जाए, जिसकी सीनियरिटी पर सवाल उठेगा, चैलेंज होगा और एक पूरी कंट्रोवर्सी पैदा होगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि सूबों की नुमाइंदगी को इंश्योर किया जाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि बिल्कुल बलूचिस्तान से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, सिंध से भी आए हैं। इसी तरह वो तमाम तर फेडरेशन का मतलब ही है कि तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी हो। फिल वक्त तो ये है कि जो सूबे रिप्रेजेंटेड हैं वो हैं, लेकिन फिर पंजाब के हवाले से या सिंध के हवाले से या पेशावर केपी के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से वो कम आपको एक पैरिटी रखनी है। तो नई अपॉइंटमेंट करना है, दो मुतल्लिका सूबों से
तो मुतल्लिका सूबों से नई अपॉइंटमेंट कर लें। 2 असामियां खाली हैं, ये 15वें नंबर का जज या कोई और जज और सीनियर तरीन करके ला के चीफ जस्टिस क्यों बनाना है? कर लें अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है। देखिए, ये तो तमाम तर चीजें एक ब्रॉड एक मफरूजे पे बेस्ड है ना, कि अभी तो कंसल्टेशन ना शुरू हुई है ना प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खबरों की बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि शायद फलां हाई कोर्ट से आ रहा है या फलां हाई कोर्ट से आएगा। ऑफ कोर्स जब एक प्रोसेस इनिशिएट होगा, जब आपका आइन आपको इस चीज की इजाजत देता है, तो ना मैं उसके साथ लड़ सकता हूं ना आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आइन तो ऑब्वियसली जब आपने कहा ना कि खबरों की बुनियाद पे कहा जा रहा है, मुझे ये कंसर्न था कि ऐसा ना हो मैं आपसे पहला सवाल करूं और आपका पहला जवाब ये हो कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, पता नहीं जज ने खत क्यों लिख दिया है। मेरी जो 8 मिनट की आपकी और मेरी गुफ्तगू हुई है, इसके बाद ये तो है ना कि खबरें गलत नहीं है। आपने जितना दिफा किया इस बात का, खबरें गलत नहीं है, होने जा रहा है। नहीं, मैं तो एक आईनी और कानूनी पोजीशन आपके सामने एक्सप्लेन की है। जब आपका आइन इसकी चीज की इजाजत देता है, और ये तमाम तर इख्तियार जो है वो सदर पाकिस्तान का है, वो इनिशिएट कर सकते हैं, और वो उसके जज जो ट्रांसफर होके आना है उसका कंसेंट होना चाहिए। जो चीफ जस्टिस हैं मुतलका अदालतों मुतलका हाई कोर्ट्स के, तो उनका जो है वहां पे उनके साथ कंसल्टेशन जरूरी है। तो ये तमाम तर प्रोसीजर अगर हुआ तो फिर डेफिनेटली उसके हवाले से उसको बरूए कार लाया जाएगा और उसको इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट फॉलो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ऐलान कर रही है कि वो सड़कों पर आने जा रही है। मामला क्या होने जा रहे हैं आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आगे सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है, हमारे साथ सीनियर साथी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, पीटीआई के जो नए सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जुनैद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने किसी की शादी में ढोल बजाने के लिए सूबाई सदर नहीं बनाया, निकलेंगे, रास्ते बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे। फिर आज अपोजिशन इत्तेहाद का भी इजलास हुआ है। एक नई हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है कि अब अपोजिशन अलायंस बनाए। मौलाना फजल रहमान से भी उनकी उम्मीद है। आपको लग रहा है ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है? देखिए, जुनैद अकबर साहब जो है ना, उनके केपीके के सूबाई सदर बनने से जो मामलात हैं वो काफ़ी तेज़ हो गए हैं, क्योंकि पहले तो जो अली मीर गंडापुर साहब हैं वो सूबाई सदर भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे, और उनकी बराह रास्त सियासी मुखासमत है डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। तो तहरीक इंसाफ के जो लोग मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, तो उनके लिए बड़ा मसला होता था, क्योंकि अली मीर गंडापुर साहब जो है वो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते थे मौलाना साहब के बारे में, जिससे कि काफ़ी जो है ना वो तलखी पैदा होती थी। तो जुनैद अकबर साहब जो हैं, उनके सूबाई सदर बनने के बाद एक तो मौलाना साहब का वो एक मसला ख़त्म हो गया है। दूसरा, तहरीक इंसाफ जो है वो फिलहाल एक तरफ उन्होंने नया सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए मेल मुलाकातें शुरू कर दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेन टास्क जो है वो जुनैद अकबर साहब का ये है कि उन्होंने 8 फरवरी को स्वाबी में एक बहुत बड़ा जलसा करना है, और उनको ये खतरा है कि जलसे से पहले पहले हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इसके लिए भी वो अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर कौन कौन सी रोड बंद करनी है। तो आप देखें कि स्वाबी से पहले आज एक रिहर्सल के तौर पे हरनाई में जलसा किया गया है। बलोचिस्तान का इलाका है हरनाई, वहां पे तहरीक इंसाफ ने काफी अरसे के बाद एक बड़ा जलसा किया है बलोचिस्तान में। इससे पहले दालबद्दीन में बलोच यकजहती कमेटी का जलसा था। तो आज हरनाई में जो जलसा हुआ है, मुझे वहां पे लोगों ने बताया, मैंने कुछ लोग जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक नहीं है हरनाई में, उनसे पूछा भी कि कैसा जलसा है, तो उन्होंने बताया जी कि रास्ते तो बंद किए थे पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लेकिन फिर भी लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं। तो ये टेस्टर है, तहरीक इंसाफ जो है वो अब एक बड़ा टेस्टर जो है वो 8 फरवरी को करेगी, और उसके बाद उनकी कोशिश ये होगी कि ये महमूद खान अचकजई साहब की सरबराही में जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, इसमें दीगर पार्टियों को शामिल करके तो फिर मुश्तरका जलसे किए जाएंगे, और मुश्तरका जलसे बलोचिस्तान में भी होंगे और केपीके में भी होंगे, और उसके बाद फिर कराची में और फिर पंजाब में भी। और हामिद साहब, इस सब में ज़ाहिर अब जब वो पार्टी सदर भी थे खैबर पख्तूनख्वा के, अली मीर गंडापुर साहब, और वज़ीर आला भी थे, तो एक एडवांटेज उन्हें ये था कि जो मशीनरी है हुकूमत की वो इस्तेमाल हो सकती थी, उसका फ़ायदा हो सकता था। वो कहते भी थे मैं वज़ीर आला हूँ, मैं करूँगा। अब जुनैद अकबर साहब की बहरहाल उनसे माजी में बनती नहीं रही है, इख्तलाफात आपस में रहे हैं, ये एक एडवांटेज मिस नहीं करेंगे वो, या उन्हें ताउन रहेगा अली मीर गंडापुर साहब का? देखें, इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले अली मीर गंडापुर साहब को डेरा जेल बुलाया था, और उनको ये कहा कि अब आप
को जुनैद अकबर के साथ चलना है। जुनैद अकबर को कहा कि आपको अली मीर गंडापुर के साथ चलना है। तो अगर जुनैद अकबर साहब जो हैं वो कोई बड़ा इवेंट कर रहे हैं स्वाबी में, तो फिलहाल तो उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना। तो ये जो उनका पहला चैलेंज है, ये इसमें उनको सरकारी मशीनरी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे स्वाबी असद कैसर साहब का हल्का इंतखाब है, वो भी ताउन करेंगे इनके साथ। और जुनैद अकबर साहब का ताल्लुक तो मलककंड से है, लेकिन वहां से भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो ये उनका एक पावर शो होगा, और इस पावर शो के बाद जो है वो जुनैद अकबर साहब के जो ने पिछले 3-4 दिन में जो मीटिंग्स की हैं, उसके बारे में जो मुझे पता चला है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, सूबाई हुकूमत भी हमारी मदद करेगी, लेकिन हमें अपना जो सियासी जलसा है, पार्टी का जलसा है, उसके लिए फंड्स भी खुद जनरेट करने हैं और वसाइल भी खुद जनरेट करने हैं। तो उनकी कोशिश होगी कि सूबाई हुकूमत पर कम से कम डिपेंड किया जाए। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता यह है कि अली मीर गंडापुर साहब जो हैं वो उनको काफी फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि अब ये एक मुश्तरका कॉज है। अगर जुनैद अकबर साहब जो हैं वो कामयाब नहीं होते, और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो अगर जाके इमरान खान साहब को बता देते हैं कि भाई मुझे अली मीर गंडापुर साहब की तरफ से हमायत नहीं मिल रही, तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अगला एक्शन इमरान खान साहब का ये होगा कि वो अली मीर गंडापुर को चीफ मिनिस्टरशिप से फारग कर देंगे। तो इसलिए अली मीर गंडापुर साहब जो हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो कामयाब हो जाएं, और अगर जुनैद अकबर साहब कामयाब नहीं होते, ख्वाह इसमें अली मीर गंडापुर का कोई कसूर ना हो, लेकिन बर्डन जो है वो अली मीर गंडापुर पे ही आएगा। अच्छा, और साथ में हुकूमत ऐसा लग रहा है कि सियासी मुहाज तो एक तरफ है, एक और मुहाज खोलती नजर आ रही है, और उसमें बार बार की मिस कमिटमेंट है। पहले कहा जी साफियों से बात करेंगे, साफियों की तंजीमों से बात करेंगे, कौमी असेंबली में पेश कर दिया, मंजूर करा लिया। फिर कहा कि हाँ जी कोताही हो गई, वज़ीर इत्तलात ने हमारे प्रोग्राम में कहा मुझे बात करनी चाहिए थी, अब कर लेंगे। फिर नहीं कोई मायने खेज बात हुई, ये माना सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से पहले कि हाँ जी ये बात ठीक है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा रेगुलेट करता है, वही बात जो आप मेरे प्रोग्राम में कर रहे हैं, अगर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो तो क्या हम 2 अथॉरिटीज़ के अंडर चले जाएंगे, वजन इस बात में। मगर फिर फौरन तो सब चीजें मंजूर हो गई। अब सहाफी एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत मंजूर करा चुकी, सदर ने भी दस्तखत कर दी है। ये मामला क्या है आखिर? मामला ये है कि इस मामले में हुकूमत जो है वो हमारा एक पंचिंग बैग है। हुकूमत को तो पता ही नहीं था कि बिल जो है वो आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल किसने बनाया। तो अब देखें ना कि बिल का ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ है, यानी कि बिल जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ बनता है, तो या फिर इसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के साथ बनता है। लेकिन बिल जो है वो आया वजारत दाखिला से, और फिर उसको पेश किसी और वजीर साहब ने पेश किया, सेनेट में उसको पेश किया राना तनवीर साहब ने। तो ना तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड थे, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड थी। वजीर कानून साहब जो हैं उनको भी कुछ पता था, कुछ नहीं पता था। तो ये उसी तरह का मामला है जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा था, तो वो हुकूमत को आखिर में जाकर पता चला कि मसवदा है क्या। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला है। तो अब इसमें जाहिर बात है, अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, आजम नजीर तारड़ साहब वजीर कानून है, अताउल्लाह तारड़ साहब वजीर इत्तलात हैं। तो मेरी तो इंफॉर्मेशन यही है कि इनको पता नहीं था इसके बारे में, बिल के बारे में। लेकिन अब क्योंकि ये एग्जेक्टिव है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको लेनी पड़ेगी, और वो ले रहे हैं इसकी। साथ में ये भी कहे जा रहे हैं कि नहीं जी हमें इस पे स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए थे, जो कि उन्होंने नहीं किए। अब वो बेचारे क्या मुज़ाकरात करते जब खुद मसवदा ही उनके पास नहीं था, तो उन्होंने हमारे साथ क्या मुज़ाकरात करने थे। लेकिन अब इसका हुआ ये है कि क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने साथ दिया और किसी ना किसी तरीके से मामला तय हो गया, और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकरात भी किए, तो 26वीं आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात नहीं किए, बल्कि उनके अपने मसाइल थे कि हमारे लोगों को रहा कर दें और 9 मई और 26 नवंबर का कमीशन बना दें। तो जो अरबाब इख्तियार हैं, डिसीजन मेकर्स, उन्होंने कहा कि इसको लाइटली ले लिया। अब कल इस्लामाबाद में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी एक ग्रैंड कंसल्टेशन मीटिंग की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी आ गए, उनके साथ उनका पूरा डेलीगेशन था। वहां पर सहाफियों की और तंजीमें भी थी, सिविल सोसाइटी की तंजीमें थी, बहुत से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, डिजिटल मीडिया अलायंस भी था, वहां पे बहुत सी तंजीमें थी। तो वहां पे एक ग्रैंड एक कोलेशन बन गई, एक अलायंस बन गया। और आज पेशावर में सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं लतीफ आफरीदी साहब, उनकी याद में एक रेफरेंस था, तो वहां पर दोबारा अब ऐलान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ऐलान कर दिया
कि जनाब हम इस मामले पे सहाफ़ियों के साथ हैं। तो अब इसमें हुकूमत जो है वो, मुझे लगता ये है कि बिल जो है बनाया किसी और ने था, पास भी जो है वो इनको करना पड़ा, लेकिन अब ये ब्लेम तो उनको किया जा रहा है और ये सारा जो इसका खमियाजा है वो तो इस पॉलिटिकल हुकूमत को ही भुगतना है। अभी इनको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो गया है। अब राइट लेफ्ट से कुछ वुज़रा हज़रात जो है वो राब्ते करते हैं, वो कहते हैं यार देखें ज़रा कोई रास्ता हम निकाल रहे हैं, कुछ दिन आप रुक जाएं, अभी आप एहतजाज ना करें। तो अब इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो गई है, लेकिन क्योंकि इन पर अब एतबार किसी को नहीं है, क्योंकि देखें जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, मुझे जाती तौर पे पता है कि उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के नुमाइंदों के साथ वादा किया था कि भाई हम आपके साथ कंसल्टेशन करेंगे, लेकिन उनके साथ वो कंसल्टेशन नहीं कर सके। इसी तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब अब एक हवाई बयान दे देते हैं जी कि ये बिल जो है इस पर आपने हमें पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का से आगाह क्यों नहीं किया। तो जब आपने किसी से बात ही नहीं की तो तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह क्या करते। तो इसलिए मैं अब ज्यादा जो है ना तारड़ साहब को या वजीर आजम को मैं ज्यादा इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि उनकी मजबूरियां हैं, वो उनको कहीं से दिया जाता है बिल, भाई इसको मंजूर कर लो, वो मंजूर कर लेते हैं। पहले भी इस तरह होता रहा, पिछली हुकूमत में भी ऐसे होता था, अब भी ऐसे हो रहा है। तो अब आपने अगर पार्लियामेंट को एक रबड़ स्टैंप बनाया हुआ है और आप किसी के कहने पे बिल मंजूर करते हैं, फिर पब्लिक जो है वो उसको कबूल नहीं करती, लोग सड़कों पे आ जाते हैं और मीडिया और वकील और सिविल सोसाइटी तनकीद करती है, तो फिर भुगते हैं, अब आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत जारी है, जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के एहतजाज पर पीटीआई के 10 कारकुनों की सज़ा मुअत्तल कर दी है। पीटीआई कारकुनों की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने की और अदालत ने कहा कि FIR में मुल्जिमान पर फैज़ाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्ज़ाम है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि दरख्वास्त गुजारों और अपील कुरंदगान के वकील ने इस्तदलाल किया कि ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और पाकिस्तान पीनल कोड के जराइम से बरी कर दिया है और बुनियादी तौर पर उन जराइम में सज़ा दी गई है जो मामूली नौइयत के हैं और उन्हें मुख्तसर सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 148 और 149 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जिसकी तस्दीक दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में अपील की समाअत के दौरान ही हो सकती है। फैसले के ऐलान के बाद से दरख्वास्त गुजार सलाखों के पीछे हैं और 3 माह से ज़्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं। यहाँ तक कि इस अपील के जल्द निपटाए जाने का कोई इम्कान नहीं है। इसके बरक्स प्रोसिक्यूटर ने इस दावे के साथ सज़ा मुअत्तली की मुखालफत की है कि उनके तमाम दरख्वास्त गुजारों को CCTV फुटेज के फॉरेंसिक तज्जिये के बाद इस्तग़ासा की जानिब से पेश किए गए शवाहिद देखने के बाद मुजरिम करार दिया गया है, जिसमें उनकी शनाख्त की गई है। इन 10 दरख्वास्त दहिंदगान में से 5 अफगान शहरी हैं। रिकॉर्ड का जायजा लेने से पता चलता है कि दरख्वास्त गुजारों को पाकिस्तान पीनल कोड के तहत गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा होने और ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया है कि क्या किसी फर्द से जुर्म का कोई खास हथियार बरामद हुआ है, जिसका उन्होंने नफी में जवाब दिया। यहाँ तक कि रिकॉर्ड पर यह भी जाहिर है कि एक भी शख्स को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था और प्रोसिक्यूशन के गवाह नंबर 2 और 3 और 7 की तरफ से लगाए गए बुनियादी इल्ज़ाम को मज़ीद समाअत की ज़रूरत है। लिहाजा इस मरहले पर ज़ाब्ता फौजदारी इस अदालत को सज़ा मुख्तसर होने की वजह से इस सज़ा को मुअत्तल करने का इख्तियार देता है। मंदरजा बाला हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपील मंजूर की जाती है और दरख्वास्त गुजारों को सुनाई गई सज़ा मुअत्तल की जाती है। तमाम दरख्वास्त गुजार अपना असल शनाख्ती कार्ड या शनाख्त की कोई दूसरी दस्तावेज़ इस अदालत के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जमा कराएं ताकि उनके पाकिस्तान या अफगान शहरी होने की तस्दीक की जाए। ताहम अफगान शहरियों की शनाख्त का सबूत इस अदालत के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास ही रहेगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC के करीब होने वाले फिजाई हादसे में 67 अफराद मारे गए हैं, जिनमें से 40 से ज़ायद की लाशें मिल चुकी हैं, जबकि बाकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। ये गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान अमेरिका में होने वाला सबसे जानलेवा फिजाई हादसा है और यह हादसा बुध की रात को मकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब अमेरिकी एयरलाइंस की परवाज़ 5342 और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे। मज़कूरा मुसाफिर बरदार तैयारा वाशिंगटन DC के जनूब मगरिब में वाक़ रेगन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, जबकि फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज़ पर था। हादसे के वक्त मुसाफिर तैयारे में जहाज़ के अमले के 4 अफराद समेत कुल 64 अफराद सवार थे, जबकि फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। घंटों की तलाश के बाद अमरीकी रेस्क्यू हुक्काम ने तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया और उनकी लाशों की तलाश ताहाल जारी है।
दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज समझे जाने वाले अमरीकी एयर स्पेस में इतना खतरनाक और जानलेवा हादसा कैसे पेश आया, इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह इस दिल दहला देने वाले वाक़े पर भी बगैर किसी जामे तहकीकात और सबूत के हादसे का सारा इल्ज़ाम साबिका सदर बाइडन की इंतजामिया और अमरीका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के साबिक सरबराह समेत महकमे में डाइवर्सिटी हायरिंग पर डाल दिया है। और जब इन इल्ज़ामात पर सहाफ़ियों ने सख्त सवालात किए और उनसे सबूत और दलील का मुतालबा किया तो ट्रंप सबूत के बजाय अपने इसी मौक़िफ़ पर डटे रहे। Know the names of the 67 people who were killed, and you are blaming Democrats and DEI policies and air traffic control and seemingly the member of the U.S. military who was flying that Black Hawk helicopter. Don't you think you're getting ahead of the investigation right now? No, I don't think so at all. I don't think with the names of the people, you mean the names of the people that are on the plane, you think that's going to make a difference? They are a group of people that have lost their lives. If you want a list of the names, we can give you that. We'll be giving that very soon. We're in coordination with American Airlines. We're in coordination very strongly, obviously, with the military. But I think that's not a very smart question. I'm surprised coming from you. Are you saying this crash was somehow caused and the result of diversity hiring? And what evidence have you seen to support these claims? It just could have been. I'm trying to figure out how you can come to the conclusion right now that diversity had something to do with this crash. Because I have common sense, okay? And unfortunately, a lot of people don't. इस सारी सूरत हाल में अमरीकी हुक्काम ने इस हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और ताहाल हादसे की कोई हतमी वजह सामने नहीं आई है और अंदाजे के मुताबिक हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट एक माह तक मंजर-ए-आम पर आ सकती है। लेकिन हादसे से चंद लम्हे पहले तक आर्मी हेलीकॉप्टर और मुसाफिर तैयारे के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हो रही थी और इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या करता रहा, इस हवाले से हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं। CNN के मुताबिक 29 जनवरी को शाम 6:39 पर रियासत कैंसस के शहर बिचेटा से अमरीकी एयरलाइंस की परवाज़ 5342 वाशिंगटन DC के लिए रवाना हो जाती है। इस जहाज़ ने शेड्यूल के मुताबिक रात 9 बजे के करीब रेगन नेशनल एयरपोर्ट वाशिंगटन DC में लैंड करना था, जबकि इसी दौरान अमरीकी फ़ौज का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जिसमें अमले के 3 अरकान सवार थे रेगन एयरपोर्ट के करीब पोटोमैक रिवर के साथ प्रवास कर रहा था। ताहम अब तक इसकी रवानगी का वक्त मालूम नहीं हो सका है। लेकिन अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर सालाना प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग प्रवास पर था। हेलीकॉप्टर के पायलट तजर्बाकार थे और वो नाइट विजन गॉगल्स पहनकर प्रवास कर रहे थे। और फिर तकरीबन 8:42 पर जब मुसाफिर बरदार तैयारा एयरपोर्ट के करीब पहुंचता है तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रनवे नंबर 1 पर लैंडिंग के बारे में पूछता है, लेकिन कंट्रोलर पायलट से दरख्वास्त करता है कि वो रनवे नंबर 1 के बजाय रनवे नंबर 33 इस्तेमाल करें। पायलट इस तब्दीली की तस्दीक करते हैं और तैयारे को लैंड करने की इजाज़त मिल जाती है। Tower 5342 on Mount Vernon, visual runway 1. Blue Chief 5342, Washington Tower 1 star 32017, got 25, you take runway 33. Blue Chief 5178, let's turn this Sierra ground 17. Let's Sierra ground 17, 5117. Yeah, we can do 33 for Blue Chief 5342. Blue Chief 5342, that's Wilsonbury, thanks for runway 33, runway 33, clear for land. जहां एक तरफ कंट्रोल टावर और तैयारे के दरमियान ये राब्ता हो रहा था तो इससे सिर्फ 5 मिनट बाद 8:47 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आर्मी हेलीकॉप्टर से राब्ता करता है ताकि वो तस्दीक करे कि आया वो मुसाफिर तैयारे को देख पा रहा है या नहीं, जिसके जवाब में हेलीकॉप्टर का पायलट तैयारे को देखने की तस्दीक करता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से विजुअल सेपरेशन की दरख्वास्त करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा था कि वो जहाज़ के पीछे से गुजरे। This club has a aircraft inside precision separation. 472 Washington Tower 1 star 32017. 472. American 3130, go around turn left end 250, claim Anthony 3000. CNN के मुताबिक इस गुफ्तगू के दौरान सिर्फ 13 सेकंड से भी कम के वक्त में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंट्रोल रूम के अफराद की सांसें उस वक्त थम जाती हैं जब वो देखते हैं कि हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर आपस में टकरा रहे हैं और कंट्रोल रूम में ओ माय गॉड के अल्फाज सुनाई देते हैं। और ठीक 8:48 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एक दूसरे तैयारे के पायलट को इस वाक़े के बारे में आगाह करता है और इस दौरान दूसरा पायलट ये कहता है कि हाँ, हमने दरिया के मुखालिफ तरफ से फ्लेयर्स देखे हैं। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को दूसरे पायलट्स को दीगर एयरपोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट करते हुए सुना जा सकता है और इस हादसे के कोई 5 मिनट बाद तकरीबन 8:53 पर पुलिस को इत्तलात मिलना शुरू हो जाती हैं कि पोटोमैक रिवर के ऊपर एक एयर क्रैश हुआ है। हुकाम ने इस हादसे के शिकार तमाम 67 अफराद के मारे जाने की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद ये 2001 के बाद अमरीकी तारीख का सबसे जानलेवा तरीन फ़िज़ाई हादसा साबित हुआ है। वाज़ेह रहे
कि नवंबर 2001 में अमेरिकी एयरलाइंस का एक जेट तैयारा न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें तैयारे के अंदर सवार 260 अफराद और 5 अफराद ज़मीन पर हलाक हो गए थे। इस सारी सूरत हाल में जहां सदर ट्रंप ने बगैर किसी सबूत और तहकीकात के हादसे की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी है, वहीं अक्सर सरकारी हुकाम कह रहे हैं कि हादसे की असल वजह ताहाल नामालूम है, जो मज़ीद तहकीकात के बाद ही पता चल सकेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक सवाल सामने आता है कि दुनिया की महफूज तरीन एयर स्पेसेस में से एक समझी जाने वाली अमेरिका की एयर स्पेस में ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या कैसे पेश आया, और हालिया दिनों में ऐसे कौन से खतरात थे जो इस हादसे की वजह बन गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी की रात होने वाले हादसे से पहले तकरीबन 16 साल तक अमेरिकी एयरलाइंस ने किसी जानलेवा हादसे का सामना नहीं किया था। लेकिन जितना शानदार ये हिफाजती रिकॉर्ड था, उसके बावजूद हालिया बरसों में ऐसे खतरे की अलामात सामने आ रही थीं जो इस तरह के तसादुम का इशारा दे रही थी। अगरचे फ़िज़ाई सफ़र आजकल पहले से कहीं ज़्यादा महफूज हो चुका है, मगर अमेरिका के फ़िज़ाई सफ़र के निज़ाम पर हालिया बरसों में बढ़ता हुआ दबाव देखा गया है। ख़ासतौर पर मुल्क भर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी देखी गई है। हालांकि इस कमी को दूर करने के लिए बरसों से मजीद भर्तियां करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा कई बड़े शहरों में गुंजान आबादी, खासतौर पर वाशिंगटन DC के इर्द गिर्द की आबादी एक ऐसी सूरत हाल पैदा करती है जो 16 बरसों तक हादसात से पाक रहने के बावजूद अमेरिका में फ़िज़ाई सफ़र को ख़तरनाक बनाती है। एविएशन सेफ्टी के माहिर एंथनी ब्रेकहाउस का इस हादसे के हवाले से कहना है कि मुझे अफसोस हुआ है, लेकिन मैं हैरान नहीं हूँ। पिछले 2 से 3 सालों में अमेरिका में कमर्शियल तैयारों के साथ बहुत सी क्लोज कॉल्स हुई हैं, जिनमें हवाई अड्डे और उनके करीब हादसात होते होते बचे हैं, और अगर तब्दीलियां नहीं की गई तो आखिरकार एक अलमिये का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि माहिरीन कहते हैं कि अगरचे अमेरिका फ़िज़ाई हिफाजत के लिहाज से गोल्ड स्टैंडर्ड रखता है और कमर्शियल फ़िज़ाई सफ़र दुनिया का सबसे महफूज सफ़र समझा जाता है, लेकिन हालिया बरसों में होने वाले कई नियर कोलिजन वाक़यात इस बात का इशारा देते हैं कि निज़ाम पर दबाव है। अमेरिकी एयरलाइंस के पायलट कैप्टन डेनिस टेजर ने CNN को बताया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर दबाव और कई बड़े शहरों के ऊपर फ़िज़ाई जगह में रश ने अमेरिका के एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए दरकार हिफाजती हदूद को सुकड़ कर रख दिया है। नियर कोलिजन्स यानी इंतहाई करीब टकराव के वाक़यात से मुताल्लिक CNN ने मज़ीद लिखा है कि नियर कोलिजन्स, जिन्हें लोग अक्सर गलती से नियर मिसेस कहकर पुकारते हैं, ये आम मुसाफिरों की सोच के बरक्स काफ़ी ज़्यादा आम हैं। और इस हादसे से सिर्फ एक दिन पहले इसी एयरपोर्ट पर भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ था, जब एक अमेरिकी जेट तैयारा जो रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब आ रहा था, उसको पहले लैंडिंग मनसूख करनी पड़ी और दोबारा परवास करनी पड़ी, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर उसकी परवास के रास्ते के करीब आ गया था। इस तैयारे ने ऊपर की सिमत में दाएं मुड़ना शुरू कर दिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा कि हमारे नीचे की जानिब एक हेलीकॉप्टर है। बाद में तैयारा कामयाबी से एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। CNN ने गुज़िश्ता 3 सालों में कम से कम 2 दूसरे पायलट्स की रिपोर्ट्स निकाली हैं, जिन्होंने रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टरों के साथ नियर कोलिजन्स का सामना किया था। पायलट्स की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मुसाफिर तैयारों को हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश करते वक्त हेलीकॉप्टर से टकराने से बचने के लिए वापस उड़ना पड़ा था। जबकि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रिपोर्ट किया कि एक तीसरे वाक़ये में 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात हुए हैं, जिन्हें फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने नियर कोलिजन्स करार दिया है। सिर्फ 3 हफ्ते पहले फीनिक्स में उस वक्त ऐसा वाक़या पेश आया जब सैन फ्रांसिस्को से आने वाली यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज़, जिसमें 123 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे, और डेल्टा एयरलाइन की एक परवाज़ जिसमें 245 अफराद सवार थे, दोनों को तकरीबन एक ही वक्त में लैंड करने की क्लियरेंस मिल गई, जिसके नतीजे में दोनों तैयारे एक दूसरे के बहुत करीब पहुंच गए थे। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट फ्लाइट रेडार 24 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दोनों जहाज सिर्फ 1217 फीट से भी कम के फासले पर आ गए थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है, कुछ नियर कोलिजन्स फिजा के बरक्स ज़मीन पर होते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार को देखते हुए ये भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जैसे गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर को एक बास्केटबॉल टीम को ले जाने वाला चार्टर जेट लॉस एंजल्स के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का एक रनवे तकरीबन पार कर गया, जिस पर एक डेल्टा तैयारा उड़ान भर रहा था। इसी तरह कुछ नियर कोलिजन्स में तैयारे एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जैसे 4 फरवरी 2023 को एक फेडेक्स का जेट तैयारा इस रनवे के 150 फीट के अंदर आ गया था, जब एक दूसरा जेट तैयारा इसी रनवे पर टेक ऑफ कर रहा था। ये 2023 के आगाज़ में सिर्फ 7 हफ्तों के अरसे में होने वाले ऐसे 5 वाक़यात में से एक था, और इन सारे वाक़यात में कोई भी मुमकिना तौर पर इतना संगीन नहीं था जितना जुलाई 2017 का एक वाक़या था, जब एयर कनाडा का एक जेट तैयारा सैन फ्रांसिस्को के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टैक्सीवे पर उस वक्त उतरा जहां
3 वाइड बॉडी जेट तैयारे टेक ऑफ करने के लिए एक साथ तैयार खड़े थे। इस तैयारे का पायलट 19 घंटे से सोए बगैर काम कर रहा था। इस हवाले से अमेरिका की एयर सेफ्टी रेगुलेटर ने कहा था कि अगर आखिरी लम्हात में हादसा न टाला जाता तो चारों तैयारों में सवार 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो सकते थे। और इस तरह के नियर कोलिजन्स इस कदर आम हो गए हैं कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज़िश्ता साल ऐसे वाक़यात के ऑडिट का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा एक जरिए के मुताबिक बुध की रात तसादुम के वक्त रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2 मुख्तलिफ टावर पोजीशनों पर काम कर रहा था। ताहम जरिए का यह भी कहना था कि एक ही शख्स का तैयारे और हेलीकॉप्टर दोनों ट्रैफिक को संभालना गैर मामूली नहीं था। जबकि ज़राए ने बताया कि रेगन नेशनल कंट्रोल टावर में 85% अमला मौजूद है और कुल 28 असामियों पर 24 अफराद मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।